बिना किसी देरी के बच्चों पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं अवकल समीकरण आपको ये दे रखा है, इसकी घात क्या है ये हमें पता करनी है। सबसे पहले देखो कोटि हम निकालते हैं। कोटि हालांकि पूछा नहीं है लेकिन कोटि भी एग्जाम में पूछ सकता है। कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है कि सबसे अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप कि भैया यहाँ पर सबसे अधिक बार ना 2 बार अवकलज किया गया है, तो जो कोटि है, जो ऑर्डर है वो तो 2 है। अब घात परिभाषित है कि नहीं वो पहली बात है, उसके बाद हम देखते हैं घात परिभाषित है कि नहीं। डी वाई बट्टे डी एक्स के रूप में परफेक्ट बहुपद है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट बहुपद है तो घात परिभाषित होती है। और जहाँ से आप कोटि निकालते हो, जहाँ से आपने कोटि निकाला है उसकी पावर देखनी है। उसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि मेरे साथ साथ आप भी अपना उत्तर कमेंट में हमें दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हो सेम टू सेम के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका मान 1 होता है। कुछ डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जैसे आई डॉट जे 0 होगा, सेम टू सेम का 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आई डॉट आई है उसका मान 1 होगा, जो जे डॉट जे है उसका मान भी 1 होगा, और जो के डॉट के है उसका मान भी 1 होगा। तो प्लस माइनस 1 का टर्म क्या बचा, 1। ठीक है, यानी कि इसमें भी जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कई सारे मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए, प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर ले। अगला जो प्रश्न है कि कह रहा है कि जो फंक्शन ना आर से आर में जा रहा है और फलन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, और हर एक एक्स जो आ रहा है वो आर से आ रहा है। ठीक है, तो फलन क्या है, एकाकी है, आच्छादक है, तो इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। सो देखो फलन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। फलन हमारा जा रहा है आर से आर में। कहाँ से कहाँ पर, आर से आर में। इसके पास पूरा का पूरा आर है, ठीक है, वास्तविक संख्या, और इसके पास भी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। देखो ये हमारा क्या होता है, एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है। वाई हमें प्रश्न में दे रखा है एक्स स्क्वायर है। अब देखो आप अगर एक्स की जगह पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, एक्स की जगह पे 1 रखा तो 1 का हम वर्ग करेंगे यहाँ पर। तो 1 रखने पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मैंने एक्स की जगह पे माइनस के 1 रखा, ठीक है, माइनस का वर्ग जब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से 1 मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है। तो ये एकाकी तो बिल्कुल नहीं है, ये एकाकी है भैया, ये एकाकी नहीं है। ये क्या है, बहु एकाकी है। अगर 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है तो इसे बहु एकाकी कहते हैं। ये तो हमारा बहु एकाकी है। ओके भैया, उसके बाद देखो आच्छादक के लिए हम ट्राई करेंगे। आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए एफ एक्स को वाई माना जाता है। एफ एक्स को क्या माना जाता है, वाई। यानी कि हमारे पास वाई बराबर क्या है प्रश्न में, एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई। एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट वाई के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ फिर से। देखो फिर से मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आते हैं, और सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से लिए गए प्रश्न हैं। अब देखो इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या और इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। ये हमारा y है और जो x है वो अंडर रूट वाई के बराबर है। ठीक है, आच्छादक क्या होता है कि भैया सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं उन सभी का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए। अगर एक भी पद यहाँ से खाली होता है तो वो फिर वो क्या नहीं होता, आच्छादक नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल सा पद ले लेता हूँ, -2। वास्तविक संख्या होती है -2। मैंने y -2 लिया और यहाँ रखूँगा, अंडर रूट में आ गया -2। तो ये क्या है, कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो क्या हो जाता है, काल्पनिक। ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका जो प्रतिचित्रण है वो यहाँ नहीं मिल रहा है, खाली छूट गया। ऐसे अनेकों हैं जिनका नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने तो एक दिखा दिया। एक भी अगर छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता है। ये एकाकी भी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, एकाकी भी नहीं है,
अच्छा तक भी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ना तो एक है कि और ना ही अच्छा तक। ऑप्शन नंबर ये जो चौथा वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो एक है कि है और ना ही अच्छा तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है देख के पता लग रहा है कि इसका आंसर π/4 आएगा। ठीक है, π/4 आएगा, और इस क्वेश्चन को बड़े नंबर में भी पूछा गया है। ये आपको छोटे नंबर में दिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव में, इसको 5 नंबर में भी पूछा गया, 5 नंबर में। सोचो भाई, तो मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ। देखो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है बच्चों, वो हमें दे रखा है i। मान लेते हैं ये 0 से π/2। डिटेल में देखो, ऊपर है dx, नीचे है 1 प्लस √10x को मैं लिख सकता हूँ √sin x बट्टे में √cos x लिख सकता हूँ। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया। थोड़ा आगे और हल करते हैं, ये है 0 से π/2। देखो लॉस ऑफ लेके हल करोगे, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, √cos x, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ। सो देखो ऊपर हमारा dx है, यहाँ क्या है √cos x प्लस √sin x, और लॉस ऑफ क्या आया था √cos x। ये बट्टे का ऊपर कहाँ आ जाएगा, गुणे में। तो i हमारे पास है 0 से π/2 √cos x बट्टे में √cos x प्लस sin x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान देंगे। देखो ये प्रश्न इस रूप में भी दिया जा सकता है, इस रूप में भी दिया जा सकता है, और यहाँ cos की जगह ऊपर sin भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएगा आंसर π/4, अगर लिमिट 0 से π/2 जाती है तो। अब मैंने आपको समझाया है, मैंने हर चैप्टर पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई है, आपको बताइए। जब भी हमारा लिमिट 0 से a के फॉर्म में जाता है तो हमें प्रॉपर्टी 4 a - x वाला नियम लगाना होता है। जब भी हमारा लिमिट इस रूप में जाता है 0 to a f(x) dx इस रूप में जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं a - x dx लगा देते हैं फिर से। तो 0 से π/2, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या लगा देंगे, π/2 - x। बच्चों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करने, ठीक है। आपका प्यार ही है जो हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपसे मैं पैसे नहीं मांगता, बाकी टीचर्स, बाकी लोगों की तरह मेरा कोई कोर्स नहीं है। मैं आपको भाई मांगता हूँ, आपको अपना परिवार मांगता हूँ, और अपने भाई से कोई पैसा मांगता है कि पढ़ाने के लिए। आपका बड़ा भाई अगर आपको पढ़ाएगा तो बड़ा भाई आपसे पैसे मांगेगा कि भाई मैं तुझे पढ़ाऊँगा, तू मुझे पैसे देगा। ये बात हजम नहीं होती ना। तो मैं आपको दिल से अपना भाई मानता हूँ, छोटे भाई की तरह, छोटे बहन की तरह हो आप लोग सब मेरे। तो प्लीज़ बच्चों, मुझे भी आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ कीजिए इस टफ टाइम में मेरे को। तो देखो आप जानते हैं cos π/2 - x क्या होता है, sin x। बट्टे में क्या है, यहाँ पे भी sin x आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos x। समीकरण नंबर 2, जब भी हम गुणधर्म लगाते हैं, ठीक है, तो हम जोड़ना पड़ता है। समीकरण 1 को क्या करो, 2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ये है और ये जोड़ दोगे। क्यों जोड़ रहे हैं, देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में क्या है, समान है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 + 2 से, ठीक है। इधर i है, इधर i है, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ेंगे, i और i कितना हो जाएगा, 2i। i और i 2i, लिमिट दोनों का सेम, 0 से π/2। देखो नीचे सेम टू सेम लिखेंगे, नीचे तो सेम है, √sin x √cos x। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है हमारा, √cos x और √sin x जुड़ जाएगा, √cos x √sin x dx। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर नीचे क्या है, सेम टू सेम क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे हल करें तो इधर हमारे पास क्या है 2i, और यहाँ बचा सिर्फ dx। लिमिट है 0 से π/2। dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया π/2। और ये जो दो गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, आंसर क्या आ जाएगा π/4। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भैया आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा π/4। ठीक है, आंसर कितना आ गया, π/4। और ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको पता है जो भी प्रश्न मैं आपको सामने लेके आऊँ ये आते ही हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे, अभी सब्जेक्टिव वाले पे क्वेश्चन भी करेंगे 2 नंबर के, और ये ऐसे प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है। क्या है
कि कॉट इनवर्स अंडर माइनस में 1/√3 का मुख्य मान। देखो प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फटाफट दिमाग लगाओ और हल करो। ऑब्जेक्टिव में सही आंसर लिखना है, हल करके नहीं दिखाना है हमें, ठीक। सो देखिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा इस वीडियो को मैं बता चुका हूँ। जब भी आपको कॉस, सेक और कॉट नेगेटिव में दिखे तो हमें बदलना होता है, हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। एंगल नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाना होता है। और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो हमारे पास y बराबर क्या है, कॉस लिख दिया मैंने, कॉट है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 है, ठीक है। इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब इधर कॉट है, इसका मान भी किस में सोचो, कॉट में सोचो। तो बाहर हमारा कॉट इनवर्स है, अंदर कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 60 बोले तो पाई/3। कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, यहाँ पाई बचा, अंदर बचा पाई/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 कम 3 पाई माइनस पाई, आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। क्या ऑप्शन में आपको 2 पाई/3 दिख रहा है भैया, बताओ। जी भैया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि ए वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a² a के बराबर हो और ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो देखिए हमें जो दे रखा है, सबसे पहले तो हम इसको खोल देंगे इस वाले पद को, ठीक है। तो आई का वर्ग आई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये फॉर्मूला होता है, हमने लगा दिया। a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया। अब देखो आई की घात कुछ भी हो, आई ही रहता है, और a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a² गुणा a। 3 आई की घात कुछ भी हो, आई रहता है, और माइनस का 7 है। देखो अब प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो a² है वो a के बराबर है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, a, और ये है a। देखो i को किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं वही संख्या आती है, 3a हो जाएगा। और यहाँ a² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ, और गुणे में क्या है i माइनस के 7a, ठीक। सो देखिए यहाँ i हो गया, a² हो जाएगा, और a² की जगह हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 है, i के गुणा होने पे वही रहता है, a आ जाएगा, माइनस के 7 है। तो 3 है, 3 6 और एक 7, प्लस का 7 है, माइनस के 7 है, करना क्या बचा, ओनली i बचा, ओनली क्या बचा हमारा, i बचा। तो i दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये जो तीसरा वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करवा रहा हूँ। पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियोस भी बना रखे हैं, पूरे साल भर पढ़ाता हूँ मैं। बाकी चैनल्स की तरह नहीं है कि जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब आएंगे और कोर्स पेज का चला जाऊँगा, नहीं, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, शुरू से मेहनत करता हूँ लगातार, सिंगल क्रिएटर हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, मुझे किसी पहले पैसे का लालच बिल्कुल नहीं है, मुझे बस एक चीज़ की लालच है, वो है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, ठीक है। मेरा कोई कोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं सदिश इस पर सदिश का प्रक्षेप क्या होगा, ठीक है। सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप क्या होगा। देखो प्रक्षेप निकालना है, हमारे पास a क्या है, एक है हमारा i प्लस जे, और b हमारा जो वेक्टर है वो है i माइनस के जे। हमें प्रक्षेप निकालना है a का b सदिश पर, तो प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप होता है a का b पर निकालना है, तो a डॉट b अपॉन सारणिक b, ये सूत्र होता है। सो देखिए a हमारे पास क्या है, i प्लस जे डॉट, अगला क्या है a माइनस जे, अंडर रूट, i का गुणज क्या है 1, j का गुणज क्या है माइनस के 1। तो डॉट प्रोडक्ट में i का गुणज i के साथ, इसका 1 इसका 1, एक एकम एक, प्लस इंटू माइनस माइनस, j का j के साथ 1 इंटू 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1, ठीक है। 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है 0, तो हमारा जो प्रक्षेप होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 0। हमारा जो प्रक्षेप होगा वो कितना होगा, 0 होगा।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या होगी। कोटि तो पूछा, सिंपल है कोटि निकालना, घात भी निकालेंगे हम। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, घात भी। तो सबसे पहले बात करेंगे कोटि। कोटि बोले तो ऑर्डर। ऑर्डर कितना है देखो बच्चों, 3 है। सबसे अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया, 3 बार। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे अच्छा कोटि पूछा। कोटि तो 3 है। घात अगर मैं बोलूँ भाई घात भी निकाल के बता क्या होगा, घात को अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री। डिग्री बताओ कितनी होगी। सो देखो सबसे पहले ये बहुपद के रूप में है, बिल्कुल है। साइन एक्स इधर आके माइनस में आ जाएगा, बहुपद है, पूर्ण रूप से बहुपद है। जहाँ से हम कोटि निकालते हैं उसकी पावर देखते हैं कितनी है, यहाँ पर 2। तो हमारी जो डिग्री हो जाएगी, कोटि 3, डिग्री 2 होगी, घात हमारी 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हर साल जो एग्जाम में आता है, 2 परिमित समुच्चय। परिमित क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कुछ ना कुछ पद होने चाहिए। हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ठीक है। एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय हमारा बी है, ठीक है। ये ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है। इनमें क्या जाना है, कुल संबंधों की संख्या हमें निकालनी है। ए में जो अवयव है वो m अवयव है और बी में जो अवयव है वो n अवयव है। तो संबंध क्या होगा, सूत्र होते हैं 2 की पावर ए में जितने अवयव होते हैं और बी में जितने अवयव होते हैं उनके गुणा कर दो, यानी कि 2 की पावर mn हो जाएगा। जो हमारा उत्तर हमें मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 की पावर mn। ठीक, कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये ए है ये बी है, तो निम्न में से फलन होगा, फलन कौन सा होगा। देखो ए मुझे बी सेट में ये होना चाहिए 2 3 4, कुछ और नहीं। 1 मुझे 2 दे रहा है, 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है। देखो अगर मैं चित्र बना के समझाऊँ ना, चित्र बनाते हैं देखो पहले, नहीं तो आप समझोगे नहीं। ये ए है ये बी है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। 1 ने मुझे 2 दिया, 1 ने मुझे 3 दिया, 2 ने मुझे 3 दिया और 3 ने मुझे 3 दिया, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, अगर एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है तो वो कभी आपका फलन नहीं होगा, वो कभी आपका फलन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो फलन नहीं होगा। सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला चित्र बनाते हैं। देखो मैं जो भी काम करवाता हूँ चित्र की मदद से करवाता हूँ। देखो 1 मुझे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है सेकंड वाले में, और 2 मुझे 4 दे रहा है। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, फलन होगा कि नहीं होगा वो हमें बताना है। 1 मुझे 2 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है, 3 मुझे 2 दे रहा है और 3 मुझे 4 भी दे रहा है। सो देखो सेकंड वाला हमारा फलन हो जाएगा। क्या होगा, सेकंड वाला फलन हो जाएगा, क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। एक इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो सेकंड वाला फलन तो हो जाएगा। बाकी फलन क्यों नहीं होगा, बाकी पे भी डिस्कस करते हैं। देखो बाकी का अगर हम डिस्कस करें, देखो बाकी वाला थर्ड वाले पे आ जाओ। जैसे 1 मुझे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, और 2 मुझे 2 दे रहा है, और 3 मुझे 3 दे रहा है, ठीक है। 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है एंड 3 मुझे 3 दे रहा है। 1 2 3 2 3 4। सो देखो यहाँ पर तो 3 मुझे 3 दे रहा है ना, 3 मुझे 3 दे रहा है, फलन होगा। सो देखिए 1 मुझे 3 दे रहा है, 3 भी मुझे 3 दे रहा है, तो 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, ओके। तो 2 है और 3 भी है, तो ये भी तो फलन हो रहा है हमारा। नेक्स्ट अगर बाकी अगला वाला चेक करें, अगला वाला देखो छोटा सा बनाते हैं चित्र। अगला वाला हम बना लेते हैं सिंपल। 1 मुझे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है, 3 मुझे 2 दे रहा है और 3 मुझे 4 भी दे रहा है। तो ये फलन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है। 3 मुझे 2 भी दे रहा है, 3 मुझे 4 भी दे रहा है, तो ये गलत है। 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है और 3 मेरे को 3 दे रहा है, ठीक है। और फलन के लिए क्या है ना, एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक सूत्र भी होना चाहिए। हर एक फलन संबंध होता है, लेकिन हर एक संबंध फलन नहीं होता,
ठीक है, हर एक संबंध फलन नहीं होता। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे, एक में हमने 2 जोड़ा 3 मिला, दो हमने 2 जोड़ा तो 4 मिला, इनमें ऐसा कोई संबंध मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो ये वाले भी नहीं होंगे। जो थर्ड वाला है और जो फोर्थ वाला है, ये कोई फलन नहीं होगा। हर फलन में एक संबंध छुपा हुआ होता है, तो इसमें आपको कोई संबंध नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने आपको संबंध भी दिखा दिया कि 2 जोड़ने पे आपको अगला मिल रहा है। हर फलन में एक संबंध छुपा हुआ होता है, हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर एक संबंध फलन नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहे हैं सदिश इतने और इतने के बीच का कोण क्या होगा। सदिश के बीच का हमें कोण निकालना है। सो देखिए, हमारे पास जो सदिश है, हम मान लेते हैं कि सदिश ए हमारे पास है 2i प्लस जे प्लस 3k, और बी हमारे पास है 3i माइनस के 2j प्लस के। देखो, अगर इन दोनों सदिश के बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में सारणिक ए इंटू सारणिक बी, ठीक है ना। ये आप जानते हो, इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा दूँ। अब मैं मान रखता हूँ, ए का मान मेरे पास है 2i प्लस जे प्लस 3k, डॉट बी का मान मेरे पास है 3i प्लस 2j प्लस के, बट्टे में सारणिक ए का मान क्या है, देखो ए का गुणज 2, जे का गुणज 1 स्क्वायर कर दो, और के का गुणज 3। बी का क्या है हमारे पास 3, जे का गुणज माइनस के 2, माइनस 2 का वर्ग कर देंगे, और के का गुणज है 1। डॉट प्रोडक्ट 2 3 6, 1 दूनी माइनस के 2, 3 एकम 3। नीचे देखो, यहाँ जगह 4 और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 4 अंडर 14 हो जाएगा। यहाँ जाओ, 9 4 1 अंडर 14, ऊपर आ जाएगा 6 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 बट्टे अंडर 14 गुणा अंडर 14, सिर्फ 14 आ जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, काटेंगे तो इधर कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया। कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस से कॉट हटा, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। कितना होगा थीटा का मान, थीटा का मान होगा बच्चों 60 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कितना होगा 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहे कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तोड़ना पड़ता है। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर 2x, तोड़ दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग ले लेंगे, 1/2 बार ये 1 dx, फिर 1/2 बार cos 2x। dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है sin 2x, और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, प्लस c लगा दो, तो ये आ जाएगा x/2 sin 2x बट्टे में 2 दूनी 4 प्लस c। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला है कि नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका घात बताओ। ऐसे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। देखो, हम घात वगैरह हम परिभाषित तब तक नहीं कर सकते अगर पावर में कोई रेडिकल्स आ जाए। रेडिकल्स का मतलब 1/2, 1/4, ऐसे इनको रेडिकल्स कहते हैं। इन रेडिकल्स को हटाना होता है, तो ये 5 का बटेगा जब ऊपर 5 से क्या करें गुणा, तो दोनों तरफ घात में 5 ले लो। तो जैसे दोनों तरफ घात में 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर है d2y/dx², इसकी घात में लग जाएगी 5, और इधर 5 लेने से क्या होगा, 5/5 घात में 1 आ जाएगा। तो घात 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो देखो, अगर हमसे इस प्रश्न में क्या पूछे, कोटि, इन कोटि तो पूछा नहीं, कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ, 2 बार, तो कोटि हमारा 2 है। और जहाँ से हम कोटि देखते हैं उसी की पावर में हमें देखना होता है, ठीक है। और ये बहुपद के रूप में है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, तो घात परिभाषित है, और घात कितनी है 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 5।
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि समुच्चय इतने में आर बराबर हमें ये दे रखा है, आर हमें क्या दे रखा है, बी बराबर जो दे रखा है ए प्लस वन, ए से बी में संबंध है, कौन सा ऑप्शन सही है, स्वतुल्य सममित संक्रामक से पता करना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं चित्र बना देता हूँ, क्वेश्चन एकदम मस्त बन जाएगा, एकदम टेंशन मत लो। ये हमारा देखो, हमारा जो मेंबर हमें जो लेने हैं वो इस सेट से लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 तक हमारे पास अलाउड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए है और यहाँ पर हमारा बी है, और बी बराबर प्रश्न में दे रखा है ए प्लस वन। ठीक है, अगर हम ए की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6, और नहीं ले सकते हम, क्योंकि 6 रखोगे तो 7 आ जाएगा और 7 सेट के पास है नहीं, और नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो संबंध हमें मिला है, 1 ने मुझे 2 दिया है, 2 ने मुझे 3 दिया है, 3 ने मुझे 4 दिया है, 4 ने मुझे 5 दिया है, और 5 ने मुझे 6 दिया है। तुम कहोगे प्रीति ने मुझे धोखा दिया है, तो भाई ये धोखाधड़ी चलता रहेगा ज़िंदगी में। बस लॉयल जो रहती है ना ज़िंदगी भर, वो आपकी किताब है जो ज़िंदगी भर आपसे लॉयल रहेगी। अगर आप इस पे जान छिड़कोगे ना तो ये भी आप पे जान छिड़केगी, ठीक है कि, और आपको सक्सेस बना के छोड़ेगी। तो हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। किताबों से प्यार करोगे ना तो किताब तुम्हें भरपूर प्यार देगी। ठीक है, सो देखो सेट के पास 6 मेंबर्स हैं, तो स्वतुल्य होने के लिए खुद का खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। क्या है इसमें? नहीं है। तो बिल्कुल ये तो स्वतुल्य बिल्कुल भी नहीं है। सममित अगर 1 का 2 के साथ है, क्या 2 का 1 के साथ है 2 का 1 के साथ कहीं पर भी? सममित भी नहीं है। उसके बाद देखो ये 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, क्या 1 का 3 के साथ है? नहीं है। संक्रामक भी ये नहीं है, ना तो ये सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है, कुछ भी नहीं है। स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, और ना ही संक्रामक। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला है वो बिल्कुल सही है। स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, ना ही संक्रामक। ठीक, मजा आया? सिंपल क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे इसका अवकल गुणांक क्या होगा, मतलब डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। हमें क्या दे रखा है? वाई बराबर, मानो हमें दे रखा है कॉस इनवर्स ए की पावर एक्स। तो अवकलज करोगे, डी वाई बटा डी एक्स निकालोगे। कॉस इनवर्स का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में अंडर रूट में माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है? ए एक्स, तो ए एक्स का क्या कर दोगे? स्क्वायर। और कॉस का हो गया, अब अंदर वाले का होगा ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स होता है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ए की पावर एक्स अंडर रूट में 1 माइनस ए की पावर 2x। ये देखो कहाँ दिख रहा है आपको माइनस में? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ये जो डी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका समाकलन क्या होगा। ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा? सो समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन मान लेते हैं। ये x है, ए की पावर एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल आपको पता है आइलेट वाला नियम लगाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, एल्जेब्रिक उससे पहले है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो क्या होता है? पहला वैसे के वैसा गुणित दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, ब्रैकेट लगाओगे, पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। सूत्र पता होगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, एक्स का अवकलज 1 और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एक्स डी एक्स, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो। तो यहाँ से ए की पावर एक्स ओबाइनिस्ट, तो एक्स माइनस 1 आ गए, ए की पावर एक्स माइनस 1। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। इसमें बस सी जुड़ा नहीं है, सारे ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी जुड़ा हुआ होना चाहिए था। बन गया? आगे बढ़ते हैं। देखो कोटि निकालने के लिए तो आएगा ही आएगा। कोटि क्या है? अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है? बताओ, कमेंट करके बताओ, कितनी बार अवकलज किया गया है? अधिकतम 2 बार। तो कोटि कितनी होगी? कोटि होगी भैया 2।
कोटि कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे यदि अवयव ए और बी के क्रमशः इतने और इतने हैं तो ए और बी क्या होगा, ए और बी का गुणा क्या होगा। देखो ए है और हमें बी का गुणा निकालना है। ए का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n और बी का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस p है। इसके आखिर में और इसके पहले समान होगा तभी गुणा संभव है। हट गया तो जो ए बी होगा वो क्या होगा, इसके पहले क्या था m, इसके आखिर में क्या था p, तो आंसर आएगा m क्रॉस p। आंसर क्या आ जाएगा, m क्रॉस p आएगा, p क्रॉस m नहीं, m क्रॉस p, ये ध्यान रखना। यहाँ ऊपर ऑप्शन में p क्रॉस m भी लिखा हुआ है, नहीं m क्रॉस p ही होना चाहिए। ओके आगे बढ़े। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। सो देखो सबसे पहले मैं इसको y के बराबर मान लेता हूँ और यहाँ पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला वाला नेगेटिव में है, ठीक है। अगला वाला क्या है, नेगेटिव में, कॉट इनवर्स माइनस के ये चीज़। सो आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अभी थोड़ी देर पहले इससे मतलब जो था क्वेश्चन किया था, ये 10 इनवर्स में है, इसका 10 में सोचो 10 60 का मान होता है, 60 बोले तो पाई/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई सामने आ जाएगा माइनस कॉट इनवर्स थीटा। पूरा हल करके दिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी समझ जाएंगे, ठीक। फिर देखो पाई, अब इसका मान 60 का होता है ना, हाँ 60 में 30 का होता है, 30 बोले तो पाई/6, ठीक है। तो लिख के दिखाता हूँ, कॉट इनवर्स कॉट पाई/6 का मान, तो कॉट 30 का मान होता है √3। कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, यहाँ है पाई/3 माइनस के पाई और यहाँ से आ जाएगा पाई/6 माइनस माइनस प्लस, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो 1, ये आ जाएगा 6 पाई और 6 कम 6 प्लस पाई, तो 2 और 1 3 पाई माइनस के 6 पाई बट्टे में 6, तो माइनस के 3 पाई/6, तो 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा माइनस के पाई/2। कितना आ गया, माइनस के पाई/2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, माइनस के पाई/2। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक संबंध हमें दे रखा है आर और बी में, आर जो हमें दे, आर मतलब रिलेशन, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है ना वो b-1 के बराबर है और b का मान 4 से बढ़ा लेना है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए बराबर हमें दे रखा है, ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है b-1 और b का मान हमें 4 से बढ़ा लेना है। 4 से बड़ा ऑप्शन में एक तो 5 है और एक 6 है, तो मैं 5 ले लेता हूँ पहले, तो 5 ले लिया, 5-1, ए का मान आपका 4 आया, तो 4,5 ए और 5 बी की जगह हमने 5 लिया ना, तो ए का मान 4 आ रहा है, 4,5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है बी वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, यदि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध हमें जो दे रखे हैं कि L1 और L2 में एक ऐसा संबंध है कि जो L1 रेखा है L2 पर लंब है। जो L1 रेखा है ना, जो पहली वाली रेखा है ये L1, वो L2 रेखा पे क्या है, लंब है। ये हमें संबंध दे रखा है, तो कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। सबसे पहला स्वतुल्य है, जो खुद जो स्वतुल्य का मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, L1 रेखा L1 के साथ लंब हो सकती है। खुद एक जो रेखा है L1 ये खुद के साथ लंब हो सकती है कभी नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। हाँ दूसरा वो जरूर होगा, सममित होगा। क्यों, देखो भाई अगर L1 रेखा L2 पर लंब है तो L2 रेखा भी तो L1 पर लंब है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, सममित होगा, संक्रामक नहीं हो सकता, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, अगर L1 रेखा L2 पर लंब है और L2 रेखा L3 पे लंब है, ये L3 है, तो L1 रेखा L3 पे लंब होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ आंसर जो सही है वो है सममित। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कह रहे हमारा पी ए इतना है, पी बी इतना है
और पी ए यूनियन बी इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि ये घटनाएं स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटना का कंडीशन क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा अगर आता है तब तो भैया ये स्वतंत्र है, अन्यथा ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो पहले निकालना पड़ेगा। चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए दे रखा है 1/2, 1/3 ये दे रखा है, और यूनियन दे रखा है 2/3। लॉस ऑफ आगे आ जाएगा 2 3 6, 3 कम 3, 3 दूनी 2 कम 2, 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 और 2 5, 5 में 4 घटाएंगे 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार ज़रूर देखें। अब हम चेक करेंगे। देखो इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया, अब यहाँ पे मान रखो समीकरण 1 में, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/6 और इधर पी ए कितना 1/2 और पी बी कितना 1/3, तो इधर 1/6 है, इधर भी 1/6 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ क्या आ गया बराबर। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी है, अर्थात दिया गया जो घटना ए और बी है वो स्वतंत्र है। वो क्या आपस में स्वतंत्र है, ये आप लिख दोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस प्रकार है कि जो ए प्लस लेमडा बी है वो सी पर लंब है, तो लेमडा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, ए प्लस लेमडा बी क्या है, ए प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट सी के साथ क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर पर लंब होता है तो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश गुणन 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ए प्लस लेमडा भी निकालते हैं। ए हमारे पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k और बी हमारे पास है माइनस के आई प्लस के 2j प्लस के। डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें 3i प्लस j के साथ और ये 0 है। अब यहाँ से पहले सरल करेंगे, आई उभनिष्ठ निकालेंगे। ठीक है, निकालो तो यहाँ से आ जाएगा। देखो बच्चों, आई निकालोगे यहाँ से, आई निकल के यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा माइनस के लेमडा इधर वाले से। फिर जे उभनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 2 लेमडा, क्योंकि लेमडा से गुणा हो रहा है सामने। फिर यहाँ से के निकलेगा, 3 बचेगा और यहाँ से 1 लेमडा बचेगा, लेमडा से गुणा हो ना सामने, तो लेमडा कम लेमडा ये हो गया। इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो रहा है 3i प्लस जे के साथ। के वाला टर्म नहीं है तो 0 के आप लिख सकते हो। अब डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ गुणा होता है, जे का जे वाले गुणज के साथ, के का के वाले गुणज के साथ गुणा होता है। तो इसका इतना है और इसका 3 है, गुणा करो तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 माइनस लेमडा प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा के गुणा जी के गुणज 1 के साथ, और इधर है 3 प्लस लेमडा और इसका गुणज क्या है 0। तो ये तो 0 हो गया। आगे गुणा करोगे 3 दूनी 6 माइनस के 3 लेमडा प्लस के 2, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा ना। सो देखो 6 और 2 8 और यहाँ से बचेगा माइनस के लेमडा, तो माइनस के लेमडा इधर के क्या हो जाएगा प्लस के लेमडा। हमें हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा 8। कितना मिल गया 8 मिल गया। तो लेमडा की वैल्यू 8 होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे पूर्णांक बोला है 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं। 1 से 11 तक, तो यानी कि कुल परिणाम कितने 11 हैं। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। एक घटना हमें पता है और दूसरा घटने का हमें निकालना है। तो जो घटना घटित हो चुकी है उसको माध्यम बना के अगर दूसरा चीज पूछा जाता है तो वहां लगती है सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो देखो जो घटना घटित हो चुकी है उसको एफ नाम दे दो और जिस पर हमें निकालना उस घटना को ई नाम दे दो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर माना, हमने घटना का नाम ई दे दिया कि उनका योग सम है, उनका योग सम है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है x बराबर 2 पर सतत है।
फलन सतत कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर उसकी वैल्यू तीनों समान आनी चाहिए। तो जगह का हमें इसी हिसाब से हम लिखेंगे, पहले निकालते हैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव फंक्शन एक्स, 2 से कम के लिए। सो देखो 2 से कम के लिए फंक्शन कौन है हमारे पास? 2 से कम के वाला मुंह इधर दिख रहा है, ये हमारा फलन है। एक्स की घात 3 माइनस के 3, 2 की घात 3 माइनस 3, यानी कि 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। फिर आ जाओ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव फंक्शन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू टू, 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़ा वाला मुँह यहाँ है, ये फलन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह पे 2 रख दोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें फंक्शन 2 भी निकालना है एग्जैक्टली 2 पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 फंक्शन एक्स, ऐसे लिखना पड़ता है। एग्जैक्टली 2 बराबर का चिन्ह यहाँ लगा पड़ा है, ये फंक्शन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 फंक्शन एक्स, हमारे पास क्या है? एक्स की घात 3 माइनस के 2, एक्स की जगह पे 2 रख दोगे तो ये 8 में से 2 है, 3 है, 8 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, फंक्शन 2 ये तीनों बराबर है, ठीक है। अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है, ठीक है। अतः जो फलन हमारा है x बराबर 2 पर क्या है? सतत है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वक्रों के परिवार, ये हमें दे रखे हैं ए और बी स्वेच्छ अचर है, तो अवकल समीकरण को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जितने कांस्टेंट होते हैं अधिकतम अवकलज हम उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक अब तो ये क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिया होगा, आई थिंक फिर भी कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस बी है, ये जो क्वेश्चन है ना वो इस साल सिलेबस से हटा दिया गया, मैंने आई थिंक ले लिया है, तो मैं कर ही देता हूँ। देखो ए और बी को हमें हटाना होता है, एक ऐसा अवकल समीकरण निकालना जिसमें ये ए और बी नहीं होने चाहिए, और हम मैक्सिमम अवकल समीकरण सिर्फ 2 ही बार कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करो, ये साल है नहीं और मैंने नहीं एनसीईआरटी बुक में कराया नहीं है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में था, बाकी यूपी बोर्ड वगैरह में नहीं है, इसको स्किप कर दो, गलती से आ गया है, पढ़ाया नहीं है। आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग से ऊपर जाएगा ना, आपने पढ़ा नहीं है पूरे साल भर। सिद्ध कीजिए कि f1 और f2 1 और x बराबर 2 के लिए fx बराबर ये द्वारा परिभाषित फलन n से n में आच्छादक है परंतु एकाकी नहीं है। आच्छादक तो है लेकिन ये एकाकी क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो मैं आपको चित्र बना के समझाऊंगा। हमारे पास देखो, हमारे पास जो फलन दे रखा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, इसके बाद पूरा n है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा फलन जा रहा है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। हमने प्रश्न में क्या बोला है कि जो f1 मुझे 1 दे रहा है और f2 भी मुझे 1 दे रहा है, देखो ठीक, 1 मुझे क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, और 2 भी मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। और x बराबर 2 के लिए x बराबर, जब भी x का मान 2 से बड़ा लोगे तो फंक्शन x का सूत्र ये है, 2 से बड़ा कुछ भी ले लोगे, ठीक है। 2 से बड़ा ले लोगे, 3 ले लिया, सपोज करो 3 ले लिया, 3 रखोगे, x की जगह पर 3 रखोगे, यहाँ पर 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, ठीक। x का मान 4 ले लोगे, 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा। तो कुछ यहाँ पे जब रखोगे तो कुछ यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो ये एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादक ज़रूर है, सिद्ध कीजिए। तो एकाकी तो नहीं है, प्रश्न में यहाँ दे रखा है चूँकि हमारे पास क्या है कि भैया f1 1 दे रहा है और f2 भी मेरा 1 दे रहा है, किंतु ये जो 1 और 2 ये आपस में बराबर नहीं है, अतः यह एकाकी नहीं है। एकाकी कब होता है? अगर फलन के मान बराबर हैं, फंक्शन के मान बराबर आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो इनपुट रखे गए हैं वो भी बराबर होने चाहिए, तभी उसे एकाकी कहते हैं। ये इनपुट अलग अलग है, फलन का मान बराबर आ रहा है, तो ये एकाकी नहीं है, मना हो गया। आच्छादक क्यों है? इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो
कोई सबका प्रतिचित्रण यहाँ मिल ज़रूर रहा है आपको, भले ही एक मिले या एक से ज़्यादा मिले, मिल तो रहा है ना, खाली तो नहीं छूट रहा। वही चीज़ यहाँ आपको लिख देनी है अपने शब्दों में। क्या लिखोगे? यहाँ लिख दोगे चूंकि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक है। बस इतना लिख देना है, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। हो गया? इतना सिंपल था। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उसके लिए तो ये तुच्चो मुच्चो क्वेश्चन है सारे, है ना। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। हमारे पास क्या है, देखो हमें दे रखा है 2PA। देखो 2PA और PB का मान ये दे रखा है, तो 2PA निकाल देते हैं। 5 बट्टे दे रहा है तो PA का मान क्या हो जाएगा, ये 2 है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आके गुणे में आ जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। PA इतना है और PB हमारा कितना है, 5 बट्टे 13 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, PA यूनियन B निकालना है, ठीक। हमें और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है PA/B। ये क्या है, PA इंटरसेक्शन B, बट्टे में क्या होता है PB। ये सूत्र आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है, ये सूत्र आप भली भांति जानते हैं। अब इस सूत्र में मान रख दो उठाकर, तो PA यूनियन A इंटरसेक्शन B निकाल दें। और ये तो हमें दे ही रखा है, ये हमें दे रखा है 2/5 PA इंटरसेक्शन B। PB का मान कितना दे रखा है, PB का मान दे रखा है 5/13, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2/5 है, ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, 5 से 5 कटा, तो PA इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, 2/13 आ जाएगा, ठीक। तो लेकिन हमें तो ये मान नहीं निकालना है। सर आपने ये क्यों निकाला, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो मान निकालना है, चूँकि PA यूनियन B जो हमें का जो सूत्र होता है वो होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B होता है। अब इसकी ज़रूरत पड़ रही है, PA हमारे पास है 5/26, PB हमारे पास है 5/13 और PA इंटरसेक्शन B अभी निकला है 2/13। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 26, यहाँ आ जाएगा 5, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 15 - 4/26। आंसर आ जाएगा 11/26, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 11/26। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि A I के बराबर होता है, ठीक है। A आपको दे ही रखा है, A I के बराबर, ये हमें शो करना है। हमें निकालना A गुणा A। देखो A तो जो रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पर है आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ये हमें क्या दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है जी। आप जानते हैं इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं, गुणा करते हैं, तो ठीक है। अब हल करो, देखो कॉस गुणा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहला रो हो गया, दूसरे पे आ जाओ, यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और देखो इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। आप जानते हैं इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसकी जगह पर रख दो 1, और ये कट के क्या आ गया 0, ये कट के आ गया 0 और इसकी जगह पे आ गया 1। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का।
यही हमें सिद्ध करना था। हो गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इस असमीका को हल करने के लिए पूछा गया है 1 नंबर में, तो ये तो कक्षा 11 का प्रश्न है, 1 नंबर में दे दिए हैं तो हम आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या है 8x प्लस 4, 7x प्लस 8। दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, ये लिखना होगा, दोनों पक्षों में 7x घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 8 बचा। फिर क्या करना है, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 4। तो ये हमें हमारे असमीका का हल मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहें, इंटरवल्स के फॉर्म में, तो x का मान 0 से छोटा है और 4 से छोटा है, तो 4 पे ओपन इंटरवल छोटा है, अनंत की ओर जा रहा है माइनस, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा इंटरवल के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये x से ये y है, आपको dy बटा dx का मान निकालना है। 2 नंबर में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, सो देखो पैरामीटर हमारा t दिख रहा है दोनों में, और हमें dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx क्या होता है, dy बट्टे dt dx बट्टे dt, यही होता है। तो देखो हमारे पास x है, क्या है, a cos t प्लस log 10t/2, ये है। तो ये हो जाएगा dx बट्टे dt। a cos का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन t, t के सापेक्ष कर रहे हैं। log x का प्लस 1/x होता है, x के जगह पे क्या है 10t/2। 10 का प्लस क्या होता है, log का हो गया 10 का होगा, 10 का प्लस होता है sec स्क्वायर t/2। ठीक है, और t/2 का क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के साइन टी, और देखो इसको तोड़ के जब हम लिखेंगे 10t/2 को लिख सकता हूँ मैं साइन t/2 बट्टे में cos t/2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 बट्टे cos स्क्वायर t/2। ठीक है, ये, और यहाँ से देखिए एक पावर यहाँ से क्या होगी, कम हो जाएगी, माइनस के साइन टी, और नीचे ऊपर 1, नीचे आ गया साइन t/2 cos t/2। और आपको पता है 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2x होता है, और यहाँ x के जगह पर t/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन t 2t, है ना, x के जगह पर 2t बट्टे 2 रखो, 2 से तो कटेगा, तो ये आ जाएगा साइन टी। ठीक, लॉस वाले के हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बट्टे में साइन टी, यानी कि ए साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस टी, ए बट्टे कॉस टी बट्टे में साइन टी। तो ये हमें dx बट्टे टी मिला। अब हमें निकालना dy बट्टे टी, वो तो बड़ा आसान है। ठीक है, अब हम निकालेंगे dy बट्टे टी। देखो y हमारे पास है a साइन टी, तो इसका t के सापेक्ष अवकलज कर दोगे, साइन टी का अवकलज क्या होता है cos टी। ठीक है, तो अब ये मान उठाकर रख दो। तो देखो dy बट्टे dt निकालना है, सॉरी dx निकालना है, तो dy बट्टे dt का मान क्या है a cos टी, और यहाँ से मिला है हमें a cos टी बट्टे में साइन टी, इससे ये कटा, ओके, और साइन टी बट्टे में का ऊपर जा गया, तो आंसर क्या आ गया साइन टी। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है, मैट्रिक्स की गुणा। तो ये तो आप आराम से कर लोगे ना, मैट्रिक्स की गुणा आता ही आता है एग्जाम में, छोटा मोटा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 2 3 4 5 2 1। आप जानते हैं इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। ठीक, सो देखिए 1 का गुणा 2 के साथ, 1 दूनी 2, फिर प्लस 2 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 चौके 8, और 3 का गुणा 2 के साथ, 3 दूनी 6, फिर 1 3 3, 2 पंजे 10, और 3 1 कम 3,
फिर दूसरे रो पे आ जाओगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर 4 तियाँ 12, 2 पंजे 10 एंड 5 कम 5। हल करो तो देखो ये 8 में से 8 घटाएंगे 0, और 10 में से 6 में से 10 घटाएंगे -4, और यहाँ से आ गया 10, और यहाँ से 15 में से 12 घटाएंगे 3। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट का इंटीग्रेशन निकालना है हमें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, शेक गुणांक शेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा शेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो ये सूत्र बन गया है इसका इंटीग्रेशन सूत्र होता है। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और शेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, शेक एक्स प्लस सी। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं, पी ए इतना है, पी बी इतना है, और पी ए बी इतना है, तो पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है आपको। तो सबसे आपको पता है, अगर मुझे पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे बी है तो पी बी आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसको डब्बे बंद कर लेते हैं, और जब सूत्र में हम देखेंगे तो हमारे पास ये नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, इसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है। ठीक, तो देखो पी ए हमारे पास है 0.6, पी बी हमारे पास है 0.3, और अरे यार ये तो दे ही रखा था, मेरी ही गलती बच्चों, ठीक है ना, मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। ये तो दे रखा है प्रश्न में, ये क्यों कर रहा हूँ मैं। देखो प्रश्न में आ जाओ, ये दे रखा है हमें इंटरसेक्शन कितना 0.15, और पी भी हमें दे रखा है 0.3। इसके पीछे 0 बढ़ा सकते हैं, 10 हटा, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 1/2। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी आ सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में ही ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, द्विघात समीकरण है, जब भी द्विघात समीकरण नीचे हो या ऊपर हो, हमें क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग बनाना होता है, तो हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो अगर देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं इस तरीके से लिखकर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4। यहाँ से अगर यहाँ तक एक पूर्ण वर्ग है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। ठीक, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला पता है कौन सा बन गया, इंटीग्रेशन छोड़ो, अंडर रूट इंटीग्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला बन गया, जिसका सूत्र होता है x/2। ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना होगा, फिर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये x की जगह पर है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार कर दो, और a की जगह पर 2 है, सूत्र में रख दो, तो ये x प्लस 1 बट्टे में 2। देखो इसको जब हल करोगे तो यही चीज़ मिलने वाला है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कि अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 ए स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग यानी कि 4/2, 2 दूनी 4 लॉग एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर यही आना है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। आराम से हो गया। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा जब आपको ये सूत्र याद होगा, वरना ये क्वेश्चन आपको पहाड़ लगेगा। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे पी ए इतना है, पी बी इतना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो इनके मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले सेकंड वाला मान निकालना पड़ेगा, फर्स्ट बाद में निकलेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटना होने पे क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है।
क्योंकि स्वतंत्र घटना है। और पी ए का मान दे रखा 0.4 और पी बी का मान दे रखा 0.5, 4 पंजे 20, 0.2 स्थान के बाद। ठीक, पहले वाले पे आ जाओ। फिर हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है हमारे पास 0.4, पी बी है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमने 0.20। 4 और 5 9, घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा सिंपल 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये जो चीज़ है इसके बराबर है, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। सिंपल देखो, तुलना जब करेंगे ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो हमारे पास एक्स प्लस जो जेड है, एक्स प्लस जो जेड है वो 5 के बराबर है। उसके बाद y प्लस जेड जो है 7 के बराबर है और एक्स वाई प्लस जेड 9 के बराबर है। तो हल करने का टेक्निक पता होना चाहिए बच्चों, नहीं तो हल करते में ही टाइम वेस्ट कर दोगे आप। देखो x प्लस जेड 5 के बराबर है, तो x प्लस जेड की जगह पे मैं 5 रखूँगा, तो 5 प्लस वाई 9 के बराबर है, तो प्लस के 5 रखें माइनस हो जाएगा, y का मान आ गया 4, y का मान यहाँ उठा के रख दो, 4 प्लस जेड 7 के बराबर है, तो प्लस के 4 इधर के माइनस का हो गया, तो z बराबर 3 आ गया। z का मान यहाँ रख दो, x प्लस 3 बराबर 5 है, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। तो ये हमें एक्स वाई जेड आराम से मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ये है, ये बी है, ए से बी में संबंधों की संख्या निकालनी है। संबंधों की संख्या सूत्र क्या होता है, 2 की पावर एन ए गुणा एन बी, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ए में कितने अवयव हैं 3 और बी में कितने अवयव हैं 2, तो 3 गुणा 2, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 2 को 6 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 8 यानी कि 64। संबंधों की संख्या कितनी होगी 64 होगी ए से बी में। ठीक है, आराम से बन गया। कह रहे हैं ये x प्लस वाई ये हमारा अवरोध है, x का मान और y का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। इसके अंतर्गत अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, अधिकतम मान क्या होगा, तो जो अवरोध है, देखो अवरोध हमारा क्या है, x प्लस जो असमीक है उसको समीकरण में बदल दोगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 4 से भाग दे दूंगा, तो ये x के बट्टे में 4, y के बट्टे में 4, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो बिंदु हमें मिल जाएंगे, P बिंदु मिलेगा 4,0 और जो Q बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 0,4। ठीक है, हल क्षेत्र की तरफ, हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, केंद्र ले लेंगे, x प्लस वाई 4 है, x केंद्र ले लेंगे 0,0 पर। अगर आप बिंदु, जो बिंदु हम लेते हैं अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ होता है। तो x की तरफ 0 रखोगे, y की तरफ 0, तो 0 से बड़ा है 4, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हमारा हल क्षेत्र उसी की तरफ जाएगा, बिंदु की तरफ। ठीक, ये हमारा x पॉजिटिव में, ये x नेगेटिव में, ये केंद्र है, नीचे y नेगेटिव में, ऊपर y पॉजिटिव में। दिखा दो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो जो पहला वाला बिंदु है वो है 4,0 और दूसरा वाला बिंदु 0,4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दोगे और हल क्षेत्र जो होगा बच्चों वो केंद्र की तरफ है ना। हल क्षेत्र हमारा किधर है, केंद्र की तरफ है। सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरफ, इस तरफ हमारा हल क्षेत्र है, तो हमें हमारा जो हल क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, वो इतना मिलेगा। हाँ, ये वाला हिस्सा प्रथम चतुर्थांश में लेना है, ये हमारा हल क्षेत्र। तो जो बिंदु है ये है, इन 3 बिंदु पे हमें मैक्सिमम मान देखना है, तो ये लिखना पड़ेगा हल क्षेत्र। हल क्षेत्र हमारा ओ ए, सॉरी ए बोल दिया मैंने, ओ पी क्यू। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। अतः कॉर्नर पॉइंट्स निकालने अब हमें।
ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं बिंदु, और यहाँ हमारा z प्रश्न में दे रखा है 3x प्लस के 4y। पहला वाला बिंदु हमारा है 0, दूसरा वाला बिंदु है p 4,0 और q वाला बिंदु 0,4। तो पहले वाले में x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 0। x के जगह पे 4, y के जगह पे 0, 4 3 12, x के जगह पे 0, y के जगह पे 4, तो 4 चौके 16। हमें क्या निकालना, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या आ गया 16। तो z मैक्सिमम हमारा 16 होगा, कौन से बिंदु पर, 0,4 बिंदु पर। आराम से बन गया। कह रहे हैं ये सदिश इस पर परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। अगर ये सदिश इस पर लंब है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर इस सदिश को आप a बोल दो और इसको आप b बोल दो, तो आप जानते हैं कि भैया a डॉट b 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये लंब है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ये a है 2i प्लस j प्लस k, और b हमारा है i माइनस के 4j प्लस के लैम्डा के, ये 0 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, i का गुणज i के साथ, j का गुणज j के साथ और k का गुणज k के साथ। तो 2 एकम 2, 1 चौको 4 माइनस का है ना, और k का गुणज 1 है और लैम्डा एकम लैम्डा। तो यहाँ से आ गया माइनस के 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो माइनस के 2 इधर के प्लस का 2 हो जाएगा। आराम से बन गया, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब आपकी आंखों के सामने जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। तो कमेंट में आपको आपका उत्तर ज़रूर बताना है कितना आ रहा है, देखता हूँ कितने बच्चों का सही होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं fx जो हमें दे रखा है x बराबर 0 पे सतत है। सतत कब होता है, देखो अगर सिंगल पॉइंट है और फंक्शन दे रखा है एक ही, तो अगर किसी फंक्शन को आप कांस्टेंट दिखा दो तो वो सतत होता है, या फिर LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर दिखा दो तो भी सतत होता है, ठीक है। मैथमेटिकल वे हम बात कर रहे हैं। तो देखो मैं अगर लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, हम चेक करें तो लिमिट हमारा है x टेंस टू 0, फंक्शन हमारा है मॉडुलस x। रखो यहाँ पर 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0 क्या है, कांस्टेंट है, एफ ऑफ सी के फॉर्म में आ गया। तो हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या सतत होता है, अतः यह सतत है। एक नंबर का क्वेश्चन है, छोटा ही सॉल्व करना है, बड़े सॉल्व करके क्या फ़ायदा। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको उतना ही इंपॉर्टेंट करो, उतने हिसाब से ही सॉल्व करो। 2 नंबर का होता तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के मैं दिखा देता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हमने बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, ऑब्जेक्टिव भी देखे। बाकी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की ज़रूरत आपको महसूस होती हो, आप कमेंट कीजिए, बस वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।